क्वेश्चन नंबर 32 एक बार आप पढ़ लीजिए। 0 से π/2 sin 2x cos 3x डेफिनेट का क्वेश्चन है। लिमिट के हिसाब से अगर हम देखें तो इस टाइप की कभी भी साइन कॉस की टाइप आपको नजर आए तो आप एक चीज नोट करिए, साइन कॉस तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 sin a cos b। फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। बेटा ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, 2 sin a cos b का साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अगर आप इसको एक्सपैंड करके दिखेंगे तो यही आएगा 2 sin a cos b। तो यहां पे आपको क्या करना है, 1/2 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन गया। जैसे इसको फॉर्मूला सॉल्व किया 0 से π/2 2 sin a cos b साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है, इंटू dx 1/2 0 से π/2 साइन 2x प्लस 3x कितना हो गया, साइन 5x और साइन 2x माइनस 3x कितना होगा, साइन माइनस x प्लस साइन माइनस x। एग्रीड। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1/2 0 से π/2 साइन 5x। अब साइन माइनस x हमेशा माइनस साइन x के इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना, साइन माइनस x हमेशा माइनस साइन x के इक्वल होता है। बस अब क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का cos x प्लस 6। चलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos 5x। अब देखो जब भी इसके साथ 5 है, अब मैंने बोला साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। लेकिन अगर वही मैं तुमसे बोलूं साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस cos 5x और 5x का क्या होगा 1/5। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है 5, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है, बस ये ध्यान रखना। तो cos 5x अपॉन में 5। एग्रीड। ऐसे ही अगला माइनस पहले से ही था, साइन x का इंटीग्रेशन कितना माइनस cos x, तो पहले से ही माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक आ रही है, 0 से π/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। बस अब लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करो, माइनस का cos 5π/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का cos π/2। एक बात ध्यान रखना बच्चा, पहले अपर लिमिट पुट होगी सब में, दोनों टर्म में, 3 टर्म होगी तो 3 की 3 टर्म में पहले अपर लिमिट पुट होगी, फिर साइन लगेगा माइनस का, फिर लोअर लिमिट पुट होगी दोबारा से। आई बात समझ, तो ये स्टेप ध्यान रखना। अब लोअर लिमिट कितनी है 0, ये हो गया माइनस cos 0, क्योंकि 5 इंटू 0 0 होता है, अपॉन में 5 प्लस cos 0। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 0 समझ के पूरा 0, नहीं ये cos 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आप इस टर्म को 0 नहीं बोल सकते, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब cos 5π/2 आप इसको रफ में सॉल्व करके देख लीजिए, cos 5π/2 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 2π प्लस π/2। कैसे किया, डिवाइड वाला, प्रीवियस वाली क्लासेस में मैंने बताया हुआ है, 2 2 जा 4, तो क्या बचा 2π प्लस π/2, तो ये आपका आंसर आ गया। cos 2π प्लस π/2 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में, और 2π है तो फाइनल आंसर कितना आएगा cos π/2, और cos π/2 कितना होता है 0। तो आप cos 5π/2 को या cos π/2 को एक ही बात है, बस कितना आ गया 0, तो माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर आ गया 0, इसका भी आंसर क्या आ गया 0, तो ये पूरा 0 हो गया। नेक्स्ट देखो, cos 0 कितना 1, तो ये हो गया -1/5, cos 0 कितना 1, तो ये हो गया +1। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
कैसे होगा सॉल्व? 1/2, ये तो 0, माइनस अंदर जाके प्लस 1/5, प्लस कितना हो गया माइनस 5 × 5, 1 - 5 कितना -4, ये हो गया -4/5, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फाइनल आंसर आ गया माइनस का 2/5, फाइनल आंसर आ गया माइनस का 2/5। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, d/dx of fx is equal to 1 में √2x - x², f of 1 is equal to 0, f of x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए डिफरेंशिएशन है और आपको फंक्शन निकालना है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डिफरेंशिएशन भी और फंक्शन निकालना हो तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर दीजिए। तो देखना ध्यान से, जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर दोगे तो एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा ऐसा कुछ, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो ये हट गए तो हमारे पास फंक्शन आ गया fx। तो हमेशा यही करना है कि आपको फंक्शन निकालना हो और आपको d/dx दिया हो तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही आपने इंटीग्रेशन करा, अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले स्टेप क्या करता हूं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बना लेते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगता है इसके अंदर। तो नेगेटिव मैंने फॉर्म में ले लिया x² - 2x, लेकिन मैं रूट से बाहर नहीं लूंगा, ये बात ध्यान रखना, रूट के अंदर ही रहेगा नेगेटिव, रूट के अंदर आ। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया, क्या होता है x का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो 1 क्या करना है आपने ऐड भी कर देना है, 1 का स्क्वायर ऐड भी कर देना और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। बोलो बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट देखिए, dx अपॉन में √ माइनस, अब देखो ये a² - 2ab यानी कि a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो कैसे, a² + b² - 2ab और -1 का होल स्क्वायर बाहर ले लिया अलग से, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, fx = इंटीग्रेशन dx अपॉन में, बस माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, a² - x - 1 का, बस। अब जिसको ये पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x², वो बड़े आराम से कर लेगा, साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। ये फॉर्मूला याद रख लेना, इसका इंटीग्रेशन का होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, x कितना है x - 1, a कितना है 1, x/a + c, बस। अब यहां देखो x की वैल्यू कितनी बता रहा है 1, चलिए जी x की वैल्यू कितनी बता रहा है 1, f of 1 की वैल्यू कितनी बता रहा है 0, साइन इनवर्स 1 - 1 0, साइन इनवर्स, साइन 0 कब होता है भाई, साइन इनवर्स साइन 0 होता है ना, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, सी की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है जी। ये आपकी सी की वैल्यू आ गई, इस सी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। जैसे आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, आपके पास एक्सप्रेशन आ गया साइन इनवर्स x - 1। बस वो आपसे यही पूछना चाह रहा था कि fx कितना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन में ना एक बात ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन की जितनी प्रैक्टिस करी होगी आपने उतना आपको जल्दी सॉल्यूशन पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आपको ये पता चलता है कि हाँ हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को लेना है। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C which divided the line segment AB with position vector in the ratio 4:1 externally, और उसके बाद आपको AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। देखिए एक्सटर्नली का मतलब वैसे बाहर होता है, लेकिन ये मैंने आपका क्या है ये रफ फिगर बनाया है। मैं बेसिकली क्या कहता हूं
कि एक्सटर्नली करने के लिए आपको क्या करना होता है, बस जब रेशियो लेते हो तो दोनों के बीच में माइनस लगता है। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो एक बार नहीं पढ़ा तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करना तो जरूरी है कि भाई आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास m रेशियो n है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन में m प्लस n, यही तो होता है सेक्शन फॉर्मूला। बस अगर ये प्लस है तो ये इंटरनली है, दोनों के बीच में माइनस है तो एक्सटर्नली है। तो मैं क्या करता हूँ, फिगर ऐसा ही बना लेता हूँ रफ सा, और मैं ये समझ जाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक्सटर्नली है। बस इतना ध्यान रखना, एक्सटर्नली का मतलब ऐसे बाहर होता है, लेकिन मैंने इसको बोल दिया कि एक्सटर्नली है 4:1 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पॉइंट। हमेशा ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने बोल दिया एक पॉइंट है तो इसका मतलब वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। मैंने बोल दिया एक लाइन है, इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर है। बस ये दोनों में डिफरेंस है, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में। चलिए अब आपको क्या करना है, सी के पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो सी के पोजीशन वेक्टर देखो कैसे निकलेंगे भाई, 4 इंटू दिस, 4 इंटू माइनस आई, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। प्लस होता था जब इंटरनली, अब क्या होगा माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन में 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन में 3। चलिए सी के पॉइंट के आगे, -4 माइनस 1 माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप बाय 3। तो ये बेटा आपके पास सी के पॉइंट निकला है। तो पहला आपका काम हो गया, सी के आपने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड का रेशियो। तो चलिए ए बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए के पोजीशन वेक्टर, बी के पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई प्लस 2j माइनस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस आई माइनस 2j प्लस के। बस माइनस आई कितना हो गया, माइनस का 2i माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, कितना आया 9, 9 का रूट कितना हुआ 3। तो ये ए बी के पोजीशन वेक्टर निकले हैं। ऐसे ही आप अगले निकालोगे बीसी के, ये रहा बीसी। तो बीसी के पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी के पोजीशन वेक्टर ये रे बेटा, -5 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप बाय 3 माइनस 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 आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया -5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप बाय 3 माइनस माइनस प्लस आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। एलसीएम ले लो भाई, जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया 3, बस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, -5i प्लस 2j प्लस 5k प्लस 3i माइनस 3j माइनस 3k। चलिए आगे देखते हैं कैसे हो गई भाई, -5i माइनस 3i कितना हो जाएगा, माइनस का 2i 2j माइनस j माइनस का j 5k माइनस 3k प्लस का 2k, ये आपका आ गया बीसी वेक्टर। लेकिन आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड निकाल दो,
मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, -2/3 का होल स्क्वायर प्लस -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया 2 का स्क्वायर 4/9, 1/9, 4/9। सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड। 4 + 4 8 + 1 9, 9 से 9 कट गया, कितना आंसर है 1। आपको क्या निकालना है, रेशो। तो देयरफॉर ए बी वेक्टर का रेशो मैग्नीट्यूड में बीसी के साथ कितना है, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना 3:1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन था एक्सटर्नली के ऊपर, ठीक है। फिगर अगर पेपर में ना भी बना के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने के लिए था, ठीक है। एक्सटर्नली हमेशा बाहर के लिए पॉइंट होता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रूव दैट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर का क्वेश्चन है और जनरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं, नहीं सॉल्व भी हो पाता क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सोचना पड़ता है। चलिए पहले तो आप एक चीज नोट करिए कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। भाई डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ये दो फॉर्मूले तो आप याद कर लो अच्छे से। अब यहां पे देखो क्या है मैग्नीट्यूड, तो दोनों तरफ क्या लगा दो मैग्नीट्यूड। भाई ये तो पहले से ही मैग्नीट्यूड में, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन थीटा भी किस में आ जाएगा, मॉड में आ जाएगा, और एन कैप भी किस में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। और आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर है, एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जब आप इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो कितना आएगा 1 आएगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है इसके अंदर। ये अलग से फॉर्मूला है, ये इसमें यूज नहीं होगा बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका 1 आ गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का मॉड, ठीक है। इसे कंडीशन नंबर 1 मान दी। अब बस यहां से थोड़ा सा आपको स्टेप समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है सॉल्व नहीं कर पाते हो आप। देखिए यह इनइक्वालिटी, यह इक्वालिटी, इक्वालिटी से इनइक्वालिटी ऐसे नहीं आएगा। आप इसमें और इसमें फर्क नोट करिए क्या है। इसमें आप देख रहे हैं साइन थीटा है, उसमें साइन थीटा नहीं है। इसका मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि साइन थीटा कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 लाई करता है, ठीक है। ये एक छोटा सा स्टेप आपको सोचना पड़ेगा कि साइन थीटा कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 लाई करता है। अब जैसे ही आप मॉड साइन थीटा की बात करेंगे तो मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये क्या होता है, 0। आई बात समझ नहीं आई। चलिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से मॉड साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये दोनों मेरे मल्टीप्लाई में है, नीचे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे ये पता चला कि मॉड साइन थीटा किसके इक्वल हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए यहां तक बात समझ आई। नेक्स्ट देखिए, अब ये इधर गया 0 में तो a क्रॉस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेकिन मुझे ग्रेटर की का नहीं चाहिए, मुझे लेस का रिलेशन चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको क्या करूंगा, राइट में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो a क्रॉस बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। राइट वाला लेफ्ट वाला रिलेशन इग्नोर हो जाएगा, राइट वाले से मैंने ये शो कर दिया, हेंस प्रूव। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यहां बच्चे नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आगे अगली बच्चा, आगे भी इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो फिर आपको पता चलेगा। लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, स्टेट द कंडीशन फॉर द इक्वालिटी। ये इक्वल कब होगा, ठीक है। देखिए बच्चा
ये इक्वल जब ही होगा जब यहां से ये पूरा का पूरा मॉड साइन थीटा कन्वर्ट हो जाए 1 में, गायब हो जाए। और मॉड साइन थीटा गायब तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू 1 आएगी। एग्री? तो दोबारा से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने एक चीज सीखी कि ए क्रॉस बी का मॉड किसके इक्वल है? ए का मॉड बी का मॉड, मॉड साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा तो तभी गायब हो सकता है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जैसे ही साइन थीटा 1 हो जाएगा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जब होगा जब थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब कि देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नीड टू बी परपेंडिकुलर। वो यही पूछ रहा था आपसे कि किस कंडीशन में ये दो इक्वल हो सकते हैं। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तभी ये इक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। चलिए जी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x, और x लाई कर रहा है -π/2 से π/2। तो tan इनवर्स की रेंज दे रखी है -π/2 से π/2। चलिए देखो इस क्वेश्चन को आपको ये समझना है कि अगर ये tan इनवर्स है तो अंदर भी आप किसी तरीके से tan बना दो, या तो tan बना दो या cot बना दो, ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए और हमारा आंसर सॉल्व हो जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने एक्सप्रेशन लिखा tan इनवर्स। अब मुझे cos थीटा का कोई फॉर्मूला पता है? तो बोलो नहीं पता। मुझे 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन मुझे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक और फॉर्मूला पता है मुझे साइन थीटा का। साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तीनों। तीनों कहीं ना कहीं यूज होते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां 1 माइनस साइनस, मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस। तो एक काम करूं, मैं साइन को कन्वर्ट कर दूं कॉस में, यानी कि साइन एक्स कहूं या कॉस π/2 माइनस एक्स कहूं, दोनों बातें सेम है। क्योंकि मुझे फॉर्मूला साइन में पता ही नहीं है तो मैं कॉस में फॉर्मूला लगाऊंगा। कॉस में फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने यही किया कि मैंने 1 माइनस साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉस में। सेम ऊपर भी मुझे फॉर्मूला नहीं पता कॉस का, तो कॉस नहीं पता, कॉस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? साइन में। ठीक है, इनवर्स में ये क्वेश्चन आपने करे होंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन होगी, जिसको नहीं होगी वो यहां से समझ ले। चलिए अब इसको ना पूरे के पूरे को थीटा मान के चलो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 साइन थीटा क्या है? π/2 माइनस एक्स। तो थीटा बाई 2 क्या होगा? π/4 माइनस एक्स बाई 2। भाई थीटा जब पूरा का पूरा ये है तो इसका आधा क्या होगा? π/2 का आधा π/4, एक्स का आधा एक्स बाई 2 इंटू कॉस π/4 माइनस एक्स बाई 2। एग्री? नीचे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको पूरे को थीटा मान के चलो। थीटा बाई 2 का मतलब क्या हो गया? π/4 माइनस एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर से साइन कट गया। ठीक है, कॉस अपॉन में साइन कितना होता है? कॉस अपॉन में साइन होता है कॉट। कॉट π/4 माइनस, भाई ये tan इनवर्स है, ये कॉट है, नई बात बनेगी तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं tan π/2 माइनस थीटा। सेम ऐसे बस tan इनवर्स tan π/2 माइनस, देखो π/2 माइनस π/4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये ब्रेसेस लग गई। यहां तक समझ आए? बस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। tan इनवर्स tan π/2 माइनस π/4, π/2 होता है 90,
π/4 होता है 45, 90 में से 45 क्या कितना बचा, 45 ही बचा, तो ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस माइनस प्लस x/2। दोबारा देख लो, मैंने ना डायरेक्ट ब्रैकेट खोल दी, ये था 90 माइनस 45, तो 90 माइनस 45 45 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया x/2। अब चेक करते हैं कि tan इनवर्स से tan कट सकता है या नहीं कट सकता। देखो ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x आपका लाई कर रहा है -π/2 से π/2 जो कि रेंज में आ रहा है, लेकिन आपको x नहीं चेक करना, आपको चेक करना है π/4 प्लस x/2 कि π/4 प्लस x/2 भी आपकी प्रिंसिपल में लाई कर रहा है, तभी tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं कैंसिल होगा। चलिए, तो ये क्या है x/2, तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या है, दोनों तरफ π/4 ऐड कर दिया, भाई π/4 प्लस π/4 π/4 प्लस x/2 π/4 प्लस π/4, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया π/4 प्लस x/2, ये कितना आ गया π/2। हाँ, तो ठीक है, प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दो डायरेक्ट, π/4 प्लस x/2। अगर ये मेरा प्रिंसिपल रेंज में नहीं लाई करता फिर मैं इसको कन्वर्ट करता, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया π/4 प्लस x/2। तो ये सारी इंफॉर्मेशन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 इनवर्स ट्रिगो का है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/√2। इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, रेंज वाली, डोमेन रेंज वाली इनवर्स की टेबल, एनसीईआरटी की बुक से याद कर लो उसको अच्छे से। तो देखिए tan इनवर्स 1 कब होता है, तो आप बोलोगे 1 होता है tan π/4 पे। कॉस इनवर्स माइनस, इग्नोर कर दो अभी के लिए, 1/2 कब होता है, cos 1/2, cos 1/2 होता है π/3 यानी 60 डिग्री पे। नेक्स्ट साइन इनवर्स माइनस π/4, एग्रीड। चलिए, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाता हूं तो मैं एक चीज समझता हूं कि एक ये रहेगा cos माइनस का π/3, और नेगेटिव में कभी नहीं आती रेंज, आपकी जो इनवर्स कॉस की होती है ना वो नेगेटिव में नहीं होती, वो होती है 0 से पाई। तो इसका मतलब ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस आंसर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल नहीं कर सकते। वही यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स में देखा, तो साइन इनवर्स में पॉसिबल है, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं माइनस का π/4 बोलूं तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखिए। अब आप एक चीज नोट करो, ये है माइनस कॉस थीटा, अगर मैं आपसे बोलूं cos पाई माइनस थीटा तो आप क्या बोलोगे, माइनस cos थीटा। अब हो क्या रहा है, यहां पे उल्टा फॉर्मूला लगा रहा है, हमें जनरली ये पता है cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, लेकिन अब उसने उल्टा कर दिया, कह रहा है माइनस cos थीटा किसके इक्वल हो सकता है, बोलो cos पाई माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा किसके इक्वल हो सकता है, cos पाई माइनस π/3, बस cos पाई माइनस थीटा किसके इक्वल, माइनस cos थीटा के इक्वल, कन्वर्ट हो गया। चलिए साइन इनवर्स, साइन की तो नेगेटिव रेंज हो सकती है, तो आप माइनस अंदर लगा दो, बस ये चेंज हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई कितना 2π/3, तो क्या π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई माइनस पाई 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस का π/4। चलिए जी, अब आप देखिए π/3 कितना हो गया 60 डिग्री, 60 का डबल कितना हो गया 120, बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, तो रेंज में है तो आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, साइन इनवर्स से साइन चला गया, तो क्या बचा आपके पास π/4 प्लस 2π/3 माइनस का π/4, प्लस का π/4 माइनस का π/4 कट गया, आंसर कितना आ गया प्लस का 2π/3। चलिए नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ लीजिए। y इज इक्वल टू कॉस क्यूब ब्रैकेट में सीकेंड स्क्वायर 2t dy बाई dt निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिंपल आप चेन रूल वाले तरीके से चले। सबसे पहले आप क्या करें, dy बाई dt लगाएं। तो पहले बाहर से शुरू करें, पावर वाला करें, पहले पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव। तो इसको सोचो ये x है और x की ये होल पावर 3 है ना। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, x की पावर 3 का क्या होता है 3x की पावर 2। तो ये हो जाएगा 3 cos ब्रैकेट में सीकेंड स्क्वायर 2t 3x की पावर 2। ठीक है, कैसे होगा? तो बस इतना ध्यान रखना है कि आपको इसको समझने की कोशिश करने की। एक्सप्रेशन है क्या, cos क्यूब x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 cos स्क्वायर x, ठीक है, इनटू अब अंदर वाले का होगा, अब cos का होगा, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव था माइनस, तो माइनस आगे लगा दिया, cos का डेरिवेटिव था माइनस साइन। ठीक है जी, यहां तक आ गया। अब अंदर चले जाओ, फिर से पावर आ गई, फिर से पावर आ गई, तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 सेकेंड 2t, एग्रीड। अब अंदर वाले का करो, सेक का क्या होगा सेक 2t और tan 2t। ठीक है जी, कितना हुआ। अब अंदर चले जाओ और अंदर चले जाओ, 2t का डेरिवेटिव कितना होगा 2t का डेरिवेटिव होगा 2, बस। तो ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग चेन रूल लग जाता है। तो पहले पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, फिर अंदर वाले का पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, फिर 2t का 2। अब देखो 3 to the 6 to the 12, तो ये आ गया माइनस का 12। कॉस स्क्वायर एक बार है, सीकेंड स्क्वायर 2t, साइन एक बार है, तो साइन सीकेंड स्क्वायर 2t, 2 पहले ही भाग कर। देखो सीकेंड इज सीकेंड, ये क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2t इंटू 10, बस यही आपका फाइनल आंसर है, यही छोड़ देंगे। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ लीजिए। x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बेटा जिसने मेरा प्रीवियस पार्ट देखा होगा ना इस सीरीज का, 2 मार्कर की सीरीज का, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है इससे पहले भी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उससे, है सेम ही, बस उसमें क्या हो जाता था 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन पे हल्का सा चेंज आता है। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे x है, log आ रहा है, तो सबसे पहले टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर दो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, करा log ऑन बोथ साइड। और जैसे ही टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर दो, एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, log a की पावर b किसके इक्वल होता है b log a के इक्वल होता है। बस आगे ले आओ y log x, इसको आगे ले आओ x माइनस वाई, log e क्या होता है 1, हट गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, y छोड़ा log x का करा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, y छोड़ा log x का करा 1 अपन में x प्लस log x छोड़ा y का करा dy बाई dx, log e 1 x का करा 1 y का करा dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx वाला एक साइड कर दो, log वाले एक साइड कर दो, ये रहा dy बाई dx वाला एक साइड हो गया, दूसरा एक्सप्रेशन नॉर्मल वाला एक साइड हो गया। ठीक है जी, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो सर dy बाई dx कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा log x प्लस 1 इक्वल्स टू। अब एक चीज नोट करो, मैंने भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही बोला था आपको, आपने जब राइट हैंड साइड में देखा, ये प्रूव दैट में देखा, तो यहाँ पे सिर्फ log x और x ही है, लेकिन ये तो y आ रहा है और y हमें चाहिए नहीं। तो आप एक काम करिए, किसी तरीके से y की वैल्यू लाने की कोशिश करिए। तो अगर मैं अपने ऊपर वाले स्टेप में जाऊं और मैं देखूं कि ये वाला स्टेप मुझे y की वैल्यू दे रहा है, कैसे y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो ये वाला स्टेप दे रहा है, हाँ ये वाला स्टेप दे रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक बार रफ में पेन चलाना पड़ेगा कि y की वैल्यू कैसे आएगी। देखो y log x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, क्योंकि log e तो 1 होता है। चलिए
माइनस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का वाई, वाई कॉमन ले लिया, log x प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन में 1 प्लस log x। बस यही मैं कहना चाह रहा था। तो आप एक काम करो, ऊपर जाके इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। log e को हटा दो, यहां से सीधा बोल दो log e 1 होता है, गायब कर दिया। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 मानी, तो आप यहां तक करके अब आप सीधा एक एक्सप्रेशन कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे राइट साइड में ऐसे दिखा के प्रॉपर ये स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू कितनी आएगी, x 1 प्लस log x, ठीक है। बस जैसे ही आपने ये किया, अब बस आपका dy बाई dx 1 प्लस log x इक्वल्स टू, भाई ये x से x कैंसिल हो सकता है, तो 1 माइनस 1 अपन में 1 प्लस log x, एलसीएम लिया 1 प्लस log x माइनस 1 अपन में 1 प्लस log x, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ऊपर आया log x, नीचे आया 1 प्लस log x, ठीक है जी। अब ये dy बाई dx एज इट इज 1 प्लस log x, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहां पे आएगा dy बाई dx और यहां पे आएगा स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है जी। तो बस ये एडिशनल पार्ट आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेशक इस स्टेप के बाद दिखा दीजिए कि भाई मैंने कैसे y की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस log x, बस इतना करना है और आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच कर जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ लीजिए। fx is equal to x की पावर 4 minus 4x cube plus 10 is strictly decreasing. Find the interval. उस इंटरवल में strictly decreasing होगा, कौन सा इंटरवल होगा वो, ठीक। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ लीजिए। Find the interval in which the function x की पावर 4 minus 4x cube plus में 10 is strictly decreasing. तो आपको इंटरवल निकालना है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कंडीशन क्या होती है कि सिंगल डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा। अगर सिंगल डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया, ये शो दैट में भी आता है ऐसा क्वेश्चन और फाइंड द इंटरवल में भी आता है, तो ये क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल, इसका मतलब सिंगल डेरिवेटिव 0 से छोटा लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल डेरिवेटिव किया 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर, कांस्टेंट का 0। चलिए कुछ कॉमन आ रहा है, बोला 4x स्क्वायर कॉमन आया, x माइनस 3, ठीक है जी। चलिए अब क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एज f डैश x इज लेस देन 0, तो 4x स्क्वायर x माइनस 3 लेस देन 0। अब एक चीज नोट करो, ये तो कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो बिल्कुल फंक्शन डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, x माइनस 3 पे। आप बोलोगे एट x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो फंक्शन की डिक्रीजिंग, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली बात है, वो डिपेंड करेगी x माइनस 3, वो लेस देन 0 है, माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो x 3 से छोटा है। अब आइए नंबर लाइन पे, ये है 3 से छोटा मतलब ये वाला इंटरवल, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करा दिए, आप इन क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस लगाइए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इस चैनल के थ्रू।
कि कौन कौन सी वीडियो अपलोड की जा रही है आप लोगों के लिए। आई होप कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पा रहा हूँ, और अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं एकदम डेप्थ में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ चीजों को, ताकि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज दूर हो सके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं इन सब चीजों में कि भाई उनको पता नहीं होता लेस देन किस हिसाब से चलता है, कि आपको लीनियर में दिक्कत आ रही है तो आपको बस स्टेप्स को ध्यान से करना है। बस जहां आपने स्टेप्स आराम से करे, आपका सॉल्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।